Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में हमने ये पढ़ा कि कोई रिलेशन पार्शियली ऑर्डर्ड कहलाता है अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, उसमें वो एंटी सिमेट्रिक हो और वो ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को बोलेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। और उसके बाद इसका एग्जांपल हमने समझा था कि जो सेट का इंक्लूजन होता है ना, ये एक पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन होता है। और ऐसे ही जो रिलेशन लेस देन आर इक्वल्स टू का होता है, ये भी क्या होता है, एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। ये दो अपन ने एग्जाम्पल में समझ लिया था। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है टोटली ऑर्डरिंग रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन है, टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है ए रिलेशन कैपिटल और ऑन ए सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन if the relation R is reflexive, antisymmetric, transitive and satisfy the relation जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिकोटोमी। और ये रिलेशन का फॉलो होता है अगर ए और बी दो एलिमेंट है, ये ए में बिलोंग करते हैं, तब या तो ए बी से लेस देन आर इक्वल्स टू हो या तो बी ए से लेस देन आर इक्वल्स टू हो। ठीक है, या तो ए का कंपैरिजन बी से किया जा सके या बी का ए से किया जा सके। और ऐसा कोई सेट होता है जिसमें ये दोनों रिलेशन फॉलो होते हैं, दोनों में से कोई सा भी, उस सेट को कहा जाता है कि उसके एलिमेंट्स कंपेरेबल हैं। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन फॉलो हो जाता है तो उसे कहा जाता है टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन। ओके, कौन सा रिलेशन, या तो ए बी से लेस देन आर इक्वल्स टू हो या तो बी ए से। तो इसका एग्जांपल टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन का जो एग्जांपल है वो है लेस देन आर इक्वल्स टू का ही रियल नंबर्स के सेट पे, है ना। तो इसमें क्या एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा ये लॉ बढ़ गया, लॉ ऑफ डिकोटोमी, जिसमें हम सेट को बताते हैं वो सेट कंपेयर, उसके एलिमेंट्स जो है कंपेरेबल हैं, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से लेस देन आर इक्वल्स टू होंगे। या तो पहला दूसरे से लेस देन आर इक्वल्स टू होगा या तो दूसरा पहले से लेस देन आर इक्वल्स टू होगा। और उसके साथ साथ इसे रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, इसे सिमेट्रिक भी होना चाहिए, इसे ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो जैसे आप एक सेट ले रहे हैं, रियल नंबर का सेट है कोई सा, इस पे जो रिलेशन है लेस देन आर इक्वल्स टू का है, तो देखो जितने भी एलिमेंट रहेंगे, जैसे 1 है खुद से लेस देन आर इक्वल्स टू होगा, 2 है खुद से लेस देन आर इक्वल्स टू होगा, 3 है खुद से लेस देन आर इक्वल्स टू होगा। यानी कि ये जो रिलेशन लेस देन आर इक्वल्स टू का है, ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। 1 के इक्वल होगा, यानी कि 1 आर में बिलोंग करेगा। ऐसे 2 के लेस देन आर इक्वल्स टू है, इसका मतलब 2 कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। ऐसे 3 से लेस देन आर इक्वल्स टू है, इसका मतलब 3 क्या होगा, लेस देन बिलोंग करेगा कहाँ पे, आर में बिलोंग करेगा। इसी तरीके से अगर लेस देन आर इक्वल्स टू अगर ही कॉन्सेप्ट लेके चले, तो अगर देखो कोई एलिमेंट 2 है या 2 ना ले, कोई एलिमेंट ए है, इससे लेस देन आर इक्वल, ये बी से लेस देन आर इक्वल्स टू है, फिर एंटी सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे हैं ना, फिर बी बी जो है लेस देन आर इक्वल्स टू है ए से। तो बताओ कोई नंबर अगर दूसरे नंबर से छोटा है, दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से छोटा है, तो इन दोनों से रिजल्ट क्या निकलेगा, ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या हो, इक्वल है। इसका मतलब ये जो रिलेशन आर है ये क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक है। क्या है ये रिलेशन आर, क्या है ये रिलेशन आर एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक भी हो गया। इसके बाद जब अपन बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो मान लो ए लेस देन आर इक्वल्स टू है बी से, बी लेस देन आर इक्वल्स टू है सी से। तो देखो ए भी तो लेस देन होगा सी से, यानी कि लेस देन आर इक्वल्स टू होगा सी से। तो इसका मतलब ए अगर बी से रिलेटेड है, बी अगर सी से रिलेटेड है, तो ए भी सी से रिलेटेड होगा। एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं, मान लो 2 लेस देन आर इक्वल्स टू है 3 से, 3 लेस देन आर इक्वल्स टू है 5 से, तो पक्की बात है 2 भी लेस देन होगा 5 से, है ना। तो यहाँ पे नंबर ले रहे हैं इसलिए स्ट्रिक्टली लेस देन लिख दिया यहाँ पे मैंने, है ना। यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली लेस देन लिख सकते हैं, लेकिन रिलेशन हमारा लेस देन आर इक्वल्स टू है, इसलिए लेस देन आर इक्वल्स टू लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 लेस देन किससे, 5 से, यानी कि ए का रिलेशन सी से पॉसिबल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा।
और इस सेट में देखो कोई सा भी आप एलिमेंट ले लो, जैसे 5 ले लो और 9 ले लो, तो 5 क्या होगा, 9 से लेस देन होगा, लेस देन आर इक्वल्स टू कैसे लेंगे, है ना। ऐसे कोई सा भी अपने आप से एलिमेंट कोई सा भी लेंगे, पहला वाला एलिमेंट दूसरे से छोटा होगा या दूसरा वाला एलिमेंट पहले से छोटा होगा। तो ये जो सेट है रियल नंबर का सेट है, इसमें ये चारों लॉज फॉलो हो रहे हैं, इसलिए इस रिलेशन को बोला जाएगा क्या, टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन बोलेंगे। तो कम से कम ये 3 लॉज तो फॉलो ही कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और क्या, ट्रांजिटिव। और ये फोर्थ वाला जो प्रॉपर्टी है ना, लेस देन आर इक्वल्स टू वाला रूल सेटिस्फाई होने का, अगर इसको छोड़ दे तो बचे हुए 3 रिलेशन। अब ये 3 रिलेशन क्या करेंगे, ये 3 रिलेशन तो सेटिस्फाई हो ही रहे हैं, मतलब ये जो रिलेशन है ये क्या होगा, एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो होगा ही होगा। यानी कि ये टोटली ऑर्डरिंग रिलेशन जो है एक पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन ही होता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो जाती है कि या तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेस देन आर इक्वल्स टू हो, या तो दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से लेस देन आर इक्वल्स टू हो। केवल इतना सा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन में अगर ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, टोटली ऑर्डरिंग रिलेशन बोलते हैं। इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की। तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट उसे बोलेंगे जिस सेट में पार्शियली ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है। ओके, मान लेते हैं ए कोई सेट है ना, ए सेट कैपिटल ए विथ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन लेस देन आर इक्वल्स टू ऑन सेट ए इज कॉल्ड ए पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन या सॉरी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को पो सेट भी शॉर्ट में बोला जाता है, और इसे लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है ए लेस देन आर इक्वल्स टू से। ओके, तो अगर कोई सेट है, उस सेट पे कोई पार्शियली ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो उस सेट को क्या बोला जाएगा, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बोला जाएगा, या इसे शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, पो सेट बोला जाएगा। तो जैसे अभी अभी हमने ये वाला एग्जांपल देखा कि रियल नंबर वाले सेट पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन हो जाता है, तो रियल नंबर का सेट लेस देन आर इक्वल्स टू पे क्या होता है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होता है। ओके, इसके आगे चलते हैं अपन। तो इसके आगे चलते हैं तो हमें आगे पढ़ना है, एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि ये जो डिवाइड वगैरह रूल होता है ना, ये भी पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन होता है। डिवाइड वगैरह जो सेट होता है ना, जो डिवाइड वगैरह रिलेशन होता है, ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होता है। तो इसको भी अपन पार्शियली ऑर्डर्ड सेट प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, डिवाइड का एग्जांपल है यहाँ पे। चलो देखते हैं अभी। डिवाइड वाला एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देखो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर सेट दोनों लगभग सेम चीजें हैं, बस इधर सेट आ जाता है, उधर केवल रिलेशन ही रहता है। जिस सेट पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन हो जाता है उसी सेट को पार्शियली ऑर्डर्ड सेट या पो सेट बोलते हैं। और रिलेशन तो भाई एक रूल रहता है, जो सेटिस्फाई होगा तो फिर आगे बात बनेगी। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है या पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ही समझ लो, वो कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई सेट है कैपिटल ए। इस सेट के पास जो एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। इस पे जो रिलेशन आर डिफाइन किया जा रहा है, इसको डिफाइन किया जाएगा, इसके अंदर वही एलिमेंट आएंगे, वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सच दैट ए क्या करता हो, डिवाइड करता हो बी को। ठीक है, यानी कि पहला एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करेगा तभी वो एलिमेंट आएगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो सबसे पहले ऐसे चेक करेंगे, 1 से कौन डिवाइड होगा, 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर 1 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 3 जा 3 डिवाइड हो जाता है। 1 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 1 4 जा 4 ये भी आ जाएगा। 1 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 1 से डिवाइड होने वाले इतने सारे हो गए। उसके आगे चलते 2 से कौन डिवाइड, 2 से 1 डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड। 2 से कौन डिवाइड होगा, 2 डिवाइड होगा। फिर 2 से 4 डिवाइड होगा, फिर 2 से 6 डिवाइड होगा, है ना। 4 से डिवाइड 4 डिवाइड हो जाएगा, 3 तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से 2 से सॉरी है ना, 3 से 2 सॉरी 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा। अब 2 से डिवाइड होने वाले ये हो गए। इसके आगे चलते 3 से डिवाइड होने, 3 से 1 भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से 2 भी डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड होने वाला कौन होगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा।
फिर 3 से 4 भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से कौन डिवाइड होगा, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन 4 की, तो 4 से डिवाइड होने वाला कौन है, 4 से अकेला 4 डिवाइड होगा, 4 से 6 भी डिवाइड नहीं होगा। और फिर आगे चलते हैं 6 से डिवाइड होने वाले कौन, 6 से केवल 6 से डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये रिलेशन बनेगा हमारे पास इस सेट कैपिटल आर पे, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 6 अगर एलिमेंट है और इस पे रिलेशन डिवाइड वाला डिफाइन हो रहा है, तो इस पे जो कोई डिफाइन होगा वो कौन, सॉरी इस रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे वो ये सारे एलिमेंट आएंगे। अब देखो इसको देखते हैं ये पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है कि नहीं है। पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है या नहीं ये अपन प्रूफ करके देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव, यानी कि खुद से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा। तो देखो 1 1 बिलोंग कर रहा है, 1 1 के बाद 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 3 भी बिलोंग कर रहा है, 4 4 भी बिलोंग कर रहा है, 6 6 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 और 6 6 ये सब बिलोंग कर रहे हैं। तो कहेंगे ए कहाँ बिलोंग कर रहा, आर में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आ गई बात समझ में। एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं। एंटी सिमेट्रिक कहता है अगर ए बी से रिलेटेड हो एंड बी ए से रिलेटेड हो तब हमें प्रूफ करना है ए और बी क्या है, इक्वल है। तो देखो अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है ना। उल्टा बिलोंग किस में करेगा, केवल जिसमें एलिमेंट क्या है, सेम है। जिसमें एलिमेंट सेम है उसे क्या बोलेंगे, वही केवल बिलोंग कर रहा है। यानी कि 1 1 बिलोंग कर रहा है तो आगे पीछे कर दो, 1 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 1 के इक्वल है, 2 2 बिलोंग कर रहा है 2 2 के इक्वल है, 3 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 3 के इक्वल है। इस तरीके से ये रिलेशन जो है क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक भी हो जाएगा। उसके बाद करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखो 1 से 2 रिलेटेड है, देखना है ना, ध्यान से समझना। मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा कुछ, जैसे ये इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ का एलिमेंट भी हट गया है ना। तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं और इसको कर लेते हैं, इसको ही डिफरेंट पेन पे से कर लेते हैं। चलो ब्लू कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 है, देखो समझना है कौन सा रिलेशन समझ रहे हैं, ट्रांजिटिव। 1 1 से रिलेटेड है और 1 2 से रिलेटेड है ना। तो कॉमन एलिमेंट हटा दो तो देखो 1 2 से रिलेटेड है। दूसरा एग्जांपल समझो, देखो 1 3 से सॉरी 1 3 से रिलेटेड है और 3 6 से रिलेटेड है ना, समझना। 1 3 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है। तो कॉमन एलिमेंट को कट कर दो तो बचा क्या, 1 और 6। देखो 1 6 से रिलेटेड है, आया ना समझ में। ऐसा ही देखो दूसरा एग्जांपल, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन का ही है ना। 1 2 से रिलेटेड है, अरे यार 1 2 से रिलेटेड है और 2 4 से रिलेटेड है। तो कॉमन एलिमेंट को कट कर दो, 1 बचा 4 बचा, तो 1 4 से रिलेटेड है ना। देखो 2 2 से रिलेटेड है और 2 2 से रिलेटेड है और 2 4 से 2 2 से रिलेटेड है और 2 4 से रिलेटेड है। तो देखो 2 कॉमन एलिमेंट को कट कर दो तो 2 4 से रिलेटेड है। ऐसे ही 2 4 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है। तो देखो कॉमन एलिमेंट को कट कर दो तो 2 4 से रिलेटेड हो जाएगा। इसका मतलब इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट अगर ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो हमें ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए सी से रिलेटेड होगा। इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हो जाएगा। ओके है ना। अब हमें क्या करना है, क्या हम इस रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम इस रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो इसे ही आगे चल के बोलेंगे हेस डायग्राम। ओके, क्या हम इसे तो वैसे जनरली इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और अगर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा कि ये क्या है, हेस डायग्राम है। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो अभी अभी अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व करा वही सेट ले लेते हैं। मान लो एक सेट ए है और इसके पास जो एलिमेंट्स है वो मान लो 1 है, 2 है। दूसरा एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं फिर करेंगे वो। 3 है और 4 है।
ठीक है। इस पे जो रिलेशन डिफाइन होता है वो यही रिलेशन ले लेते हैं अपन, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 2 4 3 3 लेस देन आर इक्वल्स टू इस पे ले लेते हैं, ठीक है। इस पे जो रिलेशन डिफाइन है वो लेस देन आर इक्वल्स टू वाली है। तो क्या होगा, इस पे जो रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है वो क्या है, वो है अपने पास क्या, लेस देन आर इक्वल्स टू है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर उन सारे एलिमेंट का सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू क्या हो, बी हो। तो इसके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखना इसके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे इस सेट से। तो पहला तो आ जाएगा 1 1 से लेस देन आर इक्वल्स टू है, 1 2 से भी लेस देन आर इक्वल्स टू है, 1 3 से भी लेस देन आर इक्वल्स टू है, 1 4 से भी लेस देन आर इक्वल्स टू है, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 1 से लेस देन आर इक्वल्स टू तो हो नहीं सकता, तो 2 2 से लेस देन आर इक्वल्स टू होगा, 2 3 से 2 3 से लेस देन आर इक्वल्स टू होगा, 2 4 से लेस देन आर इक्वल्स टू होगा, फिर 3 3 से लेस देन आर इक्वल्स टू होगा, और 3 4 से लेस देन आर इक्वल्स टू होगा, फिर 4 केवल 4 से लेस देन आर इक्वल्स टू होगा। इसके रिलेशन में ये एलिमेंट्स आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर पाएंगे, वही चीज़ यहाँ पे हमें समझना है। ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमें सारे सम कर लेने हैं, है ना। काफ़ी इजी है ये काम। देखो पहले तो इस सेट पे आ जाएंगे, इस सेट पे देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है 3 है, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो देखो हम इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पे ले लेंगे, 1 ले लेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। इसे बोल देते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये है 4। और इस तरीके से जो भी पॉइंट्स लेते हैं ना, इसे हम यहाँ पे बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। आगे थर्ड यूनिट में जाके पढ़ेंगे जब ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे। नोड बोलते हैं या फिर इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं, एजेस से जोड़ते हैं। जैसे मानो 1 को 2 से जोड़ा, तो इसके बीच में ये जो लगा इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एज, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो क्या करेंगे, इन सारे नोड्स को एजेस की हेल्प से जोड़ेंगे, है ना। एजेस की हेल्प से क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। और ये एजेस कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जो रिलेशन मिलेगा उसके हिसाब से यहाँ पे एजेस लगाएंगे, है ना। रिलेशन में जो भी अपने पास एलिमेंट्स है उसके हिसाब से यहाँ पे एजेस हम लगाएंगे। जैसे 1 1 है, 1 का 1 से ही रिलेशन है, 1 का अगर 1 से ही रिलेशन है तो 1 पे क्या कर देंगे, एक सेल्फ ग्रुप लगा देंगे, और इस पे बनाएंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ में चलेंगे, है ना, कि 1 से 1 पे ही आ रहे हैं। फिर 1 का रिलेशन 2 से भी है, तो 1 से 2 की ओर एक एज बना देंगे और इस पे डायरेक्शन बना देंगे। फिर 1 का 3 से भी रिलेशन है, तो 1 का एज 3 से भी बना देंगे और डायरेक्शन बना देंगे। फिर 1 का 4 से भी रिलेशन है, तो 1 से 4 की ओर एक एज लगा देंगे और इधर डायरेक्शन बना देंगे। फिर क्या है, 2 का 2 से रिलेशन है, इसका मतलब क्या करेंगे, 2 का 2 पे एक एज बना देंगे और इधर डायरेक्शन भी बना देंगे। फिर 2 का 3 से रिलेशन है, तो 2 से 3 की ओर एक एज बना देंगे और इधर डायरेक्शन बना देंगे। ऐसे ही 2 का 4 से भी रिलेशन है, तो 2 से 4 की ओर एक एज बना देंगे और इधर डायरेक्शन बना देंगे। फिर कहेंगे 3 का 3 से भी रिलेशन है, तो 3 का 3 से एक एज बना देंगे और डायरेक्शन बना देंगे। फिर 3 का 4 से भी है, तो 3 का 4 से भी डायरेक्शन बना देंगे ऐसे। फिर 4 का 4 से एक रिलेशन है और यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्शन बना देंगे। तो इस तरीके से इसका जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इस रिलेशन का, है ना, जो कि 1 2 3 4 पे डिफाइन है रिलेशन लेस देन आर इक्वल्स टू का, वो इस तरीके से हुआ। अब क्या करेंगे कि जो हैश डायग्राम होता है वो पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन पे डिफाइन होता है, और उसको कुछ इस तरीके से बोला जाता है कि जो है एक पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन जो होता है, इसमें कुछ चीज़ क्या होती है, परमानेंटली, मतलब वो चीज़ होनी ही होनी है। क्या होता है, वो चीज होनी ही होनी है। तो जो चीज होनी ही होनी है ना, पक्का है ये चीज होगा ही, तो उस चीज को यहाँ से गायब कर देते हैं। जैसे कि हमें ये पता है कि कोई भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो वो पक्की बात है कि वो क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो उसमें वो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा।
क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। यानी कि जहाँ पे ऐसी एजेस मिल रही हो जिसमें ए यानी कि खुद का खुद से ही रिलेशन बता रहा हो, उन एजेस को यहाँ पे क्या कर दे, डिलीट कर दे। यानी कि वो सारी एजेस जो 1 का 1 से रिलेशन बता रही हैं, 2 का 2 से रिलेशन बता रही हैं, 3 का 3 से रिलेशन बता रही हैं, 4 का 4 से रिलेशन बता रही हैं, उनको क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। क्यों डिलीट करेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि 1 का 1 से रिलेशन होगा ही होगा, 2 का 2 से रिलेशन होगा ही होगा, 3 का 3 से रिलेशन होगा ही होगा, 4 का 4 से रिलेशन होगा ही होगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करता ही है। तो अगर हम यहाँ पे इसके इसके डायग्राम में अगर इसको नहीं शो करेंगे तो ये जो है सही बात रहेगी, है ना, मतलब अंडरस्टूड रहेगा कि हाँ ये रूल तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। ठीक है, तो जो डायग्राम होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जो पार्शली ऑर्डर्ड सेट का डायग्राम होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब जितनी चीज हम सिंपलीफाई कर पाए वो सारी चीजें यहाँ पे हम वही चीज रखें, बाकी सबको हटा दें। फिर क्या होता है, दूसरा रिलेशन होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है तो हमें ये बताना है कि ए का सी से रिलेशन होगा। ये बात पक्की है। कौन सी बात पक्की है, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है कि अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का भी सी से रिलेशन होगा ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसमें अगर कोई संदेह नहीं है तो देखो, अगर इसमें कोई संदेह नहीं है तो उन सारी एजेस को हटा दो जो ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो कर रही हैं। जैसे कि एक 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, तो क्या होगा, 1 का 3 से रिलेशन, ये पक्की बात है, होगी ही होगी। तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो कर रही है उस एज को यहाँ से हटा दो। यानी कि 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, तो 1 का 3 से रिलेशन ये अंडरस्टूड है कि ये होगा ही होगा, तो इस चीज को अपन यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं, देखो 1 का 3 से रिलेशन है, सॉरी 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन है, तो 1 का रिलेशन 4 से होगा ही होगा, है ना। 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन है, तो 1 का 4 से रिलेशन पक्का है होगा। तो ये वाली जो एज है जो ट्रांजिटिव रिलेशन को यहाँ बता रही है, इस एज को अपन गायब कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, 2 का 3 से रिलेशन है, 3 का 4 से रिलेशन है, तो पक्की बात है 2 का 4 से रिलेशन होगा ही होगा। तो ये 2 का 4 से रिलेशन जो बता रही, इस एज को अपन गायब कर सकते हैं। और इस एज को अपन अगर गायब कर देंगे तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से डायग्राम आएगा। ठीक है, कि 1 का 2 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, 3 का 4 से रिलेशन, एकदम सिंपल वे में आ गया। अब इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। 1 का 1 से रिलेशन पक्का है रहेगा, 1 का 1 से रिलेशन अंडरस्टूड है ना, किससे, रिफ्लेक्सिव लॉ से। 2 का 2 से रिलेशन ये भी अंडरस्टूड है, 3 का 3 से रिलेशन ये भी अंडरस्टूड है, 4 का 4 से रिलेशन ये भी अंडरस्टूड है। अब देखो 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, पक्की बात है 1 का 3 से भी रिलेशन होगा, 2 का 3 से रिलेशन है, 3 का 4 से रिलेशन है, इसका मतलब 2 का 4 से रिलेशन है, ये अंडरस्टूड है। तो जो चीजें अंडरस्टूड है उन चीजों को अपन ने हटा दिया। फिर कहा गया कि इतनी सारी चीजें तो अपन ने हटा दी, अब इसमें एक और काम करते हैं कि इसको एक फ्लो में लेके चलते हैं। और फ्लो में लेके चलने का मतलब हैज डायग्राम जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, हमेशा नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में चलेगा। यानी कि जो स्टार्टिंग होगी वो अपनी कहाँ से होगी, छोटे वाले एलिमेंट से। जैसे मान लो ये 1 है, इसके बाद इसको यहाँ पे बताएंगे ये 2 है, इसके बाद यहाँ पे बताएंगे 3 है, इसके बाद यहाँ पे बताएंगे 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हैश डायग्राम हो जाएगा इस रिलेशन का। और इसका फ्लो किधर रहेगा, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा। यानी कि ये जो डायरेक्शन अपन बताते हुए यहाँ पे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन को भी अंडरस्टूड कर दिया गया। कहा गया कि ये चीज हम समझेंगे कि नीचे से जब ऊपर के डायरेक्शन में चलते हुए जाएंगे अपन, तो वही अपना ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमें ऐसा नहीं करना है कि ऊपर से नीचे जाएंगे, है ना, या ऊपर से नीचे ये जाने वाली वाली बात को कैंसिल कर दिया गया। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस चीजों को थोड़ा सा देख लिया गया। कहा गया कि इसको केवल
ऊपर के डायरेक्शन में इसका फ्लो रखा जाएगा, तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला करके ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन आया इस रिलेशन का, इसी को क्या बोला जाता है, हैश डायग्राम बोला जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं हैश डायग्राम को। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, इसके पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है 1 2 3 6, और इस पे जो रिलेशन डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा है रिलेशन आर इक्वल्स टू है उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है सच दैट ए क्या करेगा, बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, ए बी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारे पास इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो 1 1 को डिवाइड करेगा, है ना, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, और 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा। 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, 2 2 को डिवाइड करेगा, फिर 2 6 को डिवाइड करेगा। ओके, फिर 3 की बात करें तो 3 3 को डिवाइड करेगा, और 3 किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। फिर बात करेंगे 6 का, तो 6 खुद को डिवाइड करेगा, बस इतना काम होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस डायग्राम को ले लेते हैं, इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है, इसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं, क्या इससे डायग्राम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हम मान लो ले लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 6 है। ठीक है, ये नोड्स हमने ले लिया, ये वर्टाइसेस अपन ने मान लो ले लिया। अब इस पे रिलेशन डिफाइन करते हैं। देखो भाई रिलेशन सेटिस्फाई होता है, 1 से रिलेशन है तो 1 पे क्या आ जाएगा, सेल्फ ग्रुप आ जाएगा। 1 का 2 से रिलेशन है तो इधर डायरेक्शन आ जाएगा। 1 का 3 से रिलेशन है तो इधर डायरेक्शन आ जाएगा। 1 का 4 से रिलेशन है तो इधर भी डायरेक्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं, 2 का 2 से रिलेशन है तो यहाँ पे सेल्फ ग्रुप बन जाएगा। फिर 2 का 4 से रिलेशन है तो यहाँ पे एक डायरेक्शन आ जाएगा। फिर क्या होगा, 2 का 6 या 4 का है, 4 नहीं है, 6 है ना, 6 है। तो 2 का 6 से रिलेशन हो गया। 2 का 3 से रिलेशन तो है ही नहीं है, 2 का 3 से रिलेशन नहीं है। 1 का 3 से रिलेशन है, 1 का 3 से रिलेशन है, 1 का 3 से रिलेशन है। ओके, 2 का 2 से रिलेशन है, और 2 का 6 से रिलेशन है। फिर आगे चलते हैं, 3 का 3 से रिलेशन है तो यहाँ पे सेल्फ ग्रुप बना दिया, और फिर 3 का 6 से रिलेशन है, यहाँ पे एक एज बना दी, और 6 का 6 से रिलेशन है, यहाँ पे एक एज बना दी। ओके, इस तरीके से ये डायग्राम बना। अब क्या करना है, इससे अपन को पता करना है हैश डायग्राम। तो सबसे पहली चीज, नंबर 1 थिंग, कि जितने भी सेल्फ ग्रुप है उनको हटा दो। तो ये सेल्फ ग्रुप को हटाया, ये सेल्फ ग्रुप को हटाया, ये सेल्फ ग्रुप को हटाया, ये सेल्फ ग्रुप को हटाया। ओके, अब ये जो डायग्राम है, अगर आप चाहो तो जैसे आपके एग्जाम में आता है, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो पहले ये डायग्राम जो भी स्टार्टिंग में बनता है वो बना दो, फिर इसमें से डायरेक्ट गायब करके, है ना, बता दो कि इसमें से जो सेल्फ ग्रुप्स हैं, इसमें जो ट्रांजिटिव वाली एजेस हैं, उनको अपन ने डायरेक्टली गायब कर दिया। तो अगर आप ऐसा बना दोगे तब आपका काम हो जाएगा। या आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तो डायरेक्ट बना सकते हैं, कि जैसे मान लो ये सारी एजेस है और हमें प्रैक्टिस है कि हाँ हम कोई गलती नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका फ्लो अपन बना सकते हैं। वो भी सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे डायरेक्ट ही इसका हैश डायग्राम बनाते हैं। अब देखो सेल्फ ग्रुप हटा दिया, अब कहीं पे भी सेल्फ ग्रुप नहीं है बचा, तो इसमें से अपन गायब करते हैं वो सारी एजेस को जो ट्रांजिटिव रूल को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो ट्रांजिटिव रूल को कौन सेटिस्फाई करता है, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 6 से रिलेशन है ना, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 6 से रिलेशन है, तो 1 का 6 से रिलेशन पक्का आया रहेगा। तो 1 का 6 से जो रिलेशन वाली एज है इसको अपन गायब कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से और कोई भी एज ऐसी नहीं बन रही है ना। जिस देखो 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का डायरेक्ट 6 से रिलेशन है, तो 1 का 6 से रिलेशन वाला जो एज है वो तो अपन ने हटा दिया। ठीक है,
और दूसरा कोई रिलेशन देखते हैं, 2 का 3 से रिलेशन है, 2 का 6 से रिलेशन है, बन ही नहीं रहा। 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 6 से रिलेशन है, तो 1 से 6 वाला रिलेशन तो गायब ही हो गया है। यानी कि जो भी सेल्फ ग्रुप वाली चीजें थी वो हट गई, ट्रांजिटिव एजेस भी हट गई। तो अब इतना डायग्राम बचा है। अब इसको क्या करना है, एक डायरेक्शन के फॉर्म में, एक नीचे से ऊपर के फ्लो में अपन को बना देना है। तो इसका जब डायरेक्शन अपन फ्लो करवाते हैं ना, यानी कि हेज डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले वो वाला एलिमेंट लिखते हैं जो जिससे सारे के सारे एलिमेंट डिवाइड हो जाए, जिससे कि सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड है। जैसे 1 2 से भी रिलेट करता है, 1 3 से भी रिलेट करता है, 1 6 से भी रिलेट करता है। तो सबसे पहले अपन किसको लिख देंगे, 1 को लिख देंगे। अब 1 से जो भी रिलेट कर रहा है, 1 से 2 रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 को अपन लिख देंगे। ठीक है। अब 2 3 से रिलेट नहीं कर रहा था, हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट को देखेंगे। 1 2 से रिलेट कर रहा है, लेकिन 2 3 से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन 1 3 से रिलेट कर रहा है। हमेशा किसको देखना है, हमेशा हमें देखना टॉप एलिमेंट कौन सा आ रहा है जब हम डायरेक्ट डायग्राम बना रहे हो। सबसे पहले वो वाला एलिमेंट, वो वाला पॉइंट लिखेंगे, वो वाला एलिमेंट लिखेंगे जिससे सब रिलेट कर रहे हैं। तो सब किससे रिलेट कर रहे हैं, 1 से रिलेट कर रहे हैं, तो इसको सबसे पहले बनाएंगे। इसके बाद 1 से जो रिलेट कर रहा है वो बनाएंगे। 1 से 2 रिलेट कर रहा है तो 2 बना दिया। अब टॉप कौन है यहाँ पे, 2 टॉप पे है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से कौन रिलेट कर रहा है, तो बात करेंगे, अगला नंबर आता है 3। 3 2 से रिलेट नहीं कर रहा है। अगर 3 2 से रिलेट नहीं कर रहा है, इसके नीचे वाले एलिमेंट पे यहाँ पे पहुंचेंगे। क्या 3 1 से रिलेट कर रहा है, हाँ 3 1 से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ से एक ऐसी एज लेंगे, है ना, ऐसा अपन रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ से ऐसा एज लेंगे और यहाँ पे कह देंगे ये 3 नाम का एलिमेंट है, ये 1 से रिलेट कर रहा है। अब बात करेंगे, अब इसके टॉप पे चलते हैं। तो क्या 6 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 6 3 से डिवाइड हो रहा है। क्या 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो हम यहाँ पे 6 को ऐसा लिख देंगे, कहेंगे 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका जो हेज डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमें हेज डायग्राम को ड्रॉ करना रहेगा, फ्लो नीचे से ऊपर तक। इसका मतलब क्या होगा, देखो 1 से 2 भी डिवाइड हो रहा है, 1 से 3 भी डिवाइड हो रहा है, 1 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 6 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 3 से डिवाइड हो रहा है, और 3 1 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 6 भी 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अंडरस्टूड रहेंगी, ये नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में अपन चलेंगे, तो इसे ही क्या बोला जाएगा, हेज डायग्राम बोला जाएगा।